students and welcome back to MedBMS channel. This is the second part of family welfare program. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कैसे आया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में भी हमने देख लिया। अब इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। अब ये होते क्या हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो प्रिवेंटिव मेथड होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो वो सेफ़, इफ़ेक्टिव, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए, रिवर्सिबल, सिंपल टू एडमिनिस्टर, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइटस, लॉन्ग लास्टिंग और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह के मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो कि सब लोगों के लिए परफेक्ट हो। इसीलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कैफेटेरिया चॉइस अप्रोच को यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने नीड्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेथड्स को चूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो स्पेसिंग मेथड यानी कि टेम्पररी मेथड्स और दूसरा हो जाएगा टर्मिनल यानी कि परमानेंट मेथड्स। स्पेसिंग मेथड्स में हम 5 पढ़ने वाले हैं जो कि है बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड्स, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स और मिसलेनियस मेथड्स को। टर्मिनल में 2 ही आते हैं जो कि है मेल स्टेरिलाइजेशन और दूसरा फीमेल स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले तो हम स्पेसिंग मेथड्स में एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बैरियर मेथड को। तो बैरियर मेथड्स में स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करने से पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें भी हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे जो कि है फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड। फिजिकल मेथड की बात करते हैं तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल होगा कॉन्डम या फिर निरोध। तो कॉन्डम एक तरह का लेटेक्स से बना हुआ डिवाइस होता है जो कि सीमन को वजाइना में डिपॉजिट होने से प्रिवेंट करता है। यूजुअली मेल कॉन्डम्स का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं, बट इनका यूज़ कम होता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट भी होते हैं। इसका फेलियर रेट 15 to 20 पर 100 वुमेन है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इजीली अवेलेबल होता है, सेफ़ एंड इनएक्सपेंसिव है, लाइट, कॉम्पैक्ट एंड डिस्पोजेबल होता है और साथ ही साथ ये एसटीडीज से भी प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी ये जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है और ईजी टू यूज़ है, साथ ही साथ मेडिकल सुपरविजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो ये ओनली सिंगल यूज़ के लिए होता है और कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। सेक्सुअल सेंसेशन में कभी कभी इंटरफेरेंस भी होती है और अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो ये स्लिप या फिर टीयर भी हो सकता है। बैरियर मेथड में सेकंड है डायफ्राम या फिर डच कैप। डायफ्राम एक तरह का सिंथेटिक रबर या फिर प्लास्टिक का वजाइनल बैरियर होता है जिसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और इंटरकोर्स होने के बाद भी कम से कम 6 घंटे तक वहीं पे प्लेस करना होता है। डायफ्राम के साथ यूजुअली स्पर्मिसाइडल जेली यूज़ की जाती है ताकि जो डायफ्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। ये अलग अलग वेरिएशंस में भी आते हैं जैसे कि सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप या फिर विम्यूल कैप। इसका फेलियर रेट होता है 10 to 20 पर 100 वुमेन, ये ईयर्स में होता है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये सिंपल है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव और इजी टू यूज़ है और कोई मेजर मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो इनिशियली किसी ट्रेन्ड पर्सन की हेल्प चाहिए होती है प्रॉपर इंसर्शन के लिए। सेकंड क्या है कि डिलीवरी के बाद यूट्रस कंप्लीट इन्वोल्यूशन के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कि अगर डायफ्राम लॉन्ग टाइम वजाइना में रह गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क भी हो सकता है। फिजिकल मेथड में थर्ड देखते हैं जो कि है वजाइनल स्पॉन्ज। तो ये एक तरह का स्मॉल पॉलीयूरेथेन फोम स्पॉन्ज होता है जो कि 5 × 2.5 सेंटीमीटर साइज़ का होता है और जो कि स्पर्मिसाइड से सैचुरेटेड भी होता है, लेकिन इसका हाई फेलियर रेट होता है और इनकन्वीनियंस की वजह से भी आजकल इसे यूज़ नहीं किया जाता है। अब बैरियर मेथड में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है केमिकल मेथड्स की। तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म पर अटैच होकर के और उसके ऑक्सीजन अपटेक को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, तो जैसे कि फोम्स, क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट, सपोजिटरीज और सोल्यूबल फिल्म्स जो होते हैं वो केमिकल मेथड्स का एक हिस्सा है, यानी कि इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तो क्या होते हैं, तो फेलियर रेट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, बर्निंग या फिर इरिटेशन हो सकती है, साथ ही साथ इंटरकोर्स से इमीडिएटली पहले ही यूज़ करना पड़ता है। बैरियर मेथड का थर्ड टाइप है कंबाइंड मेथड। तो इसमें हम लोग केमिकल और फिजिकल मेथड्स दोनों को ही साथ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्डम प्लस स्पर्मिसाइड या फिर डायफ्राम प्लस स्पर्मिसाइड्स। तो इससे होगा क्या कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसकी एफिकेसी इंक्रीज़ हो जाती है।
अब स्पेसिंग मेथड्स में हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि है ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस यूटरस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आईयूडीज़। फर्स्ट की बात करते हैं तो ये एक तरह के नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस होते हैं जो कि पॉली इथाइलिन से बने होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी मिलते हैं, जैसे कि लूप्स, स्पाइरल्स, कॉइल्स, रिंग्स। तो ये सारे कुछ शेप्स हो गए, लेकिन सबसे जो कॉमन शेप होता है वो है लिपिस लूप। लेकिन हाई एक्सपल्जन रेट की वजह से ये आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं। सेकंड हम बात करते हैं जो कि है सेकंड जनरेशन आईओडी। तो इन डिवाइसेस में कॉपर वायर ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर T200, कॉपर T380A या फिर नोवा टी या मल्टी लोडेड डिवाइसेस। तो कॉपर क्या करता है कि स्पर्म के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन आईओडी। तो ये एक तरह से हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं। इनमें लिवोनोजेस्ट्रेल या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्लोली रिलीज होता रहता है। ये डिवाइसेस 3 साल से लेकर के 10 साल तक इफेक्टिवली यूज़ हो सकते हैं और इनका फेलियर रेट भी कम होता है, दैट इज़ 2 to 3 पर 100 वुमेन। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की। तो तीनों के ही मैकेनिज्म को हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो ये क्या करते हैं कि यूट्रस में फॉरेन बॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इसमें होता क्या है कि एंडोमेट्रियम और यूट्रिन फ्लूइड, इन दोनों में ही सेलुलर और बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं जो कि गेमेट की वायबिलिटी को इम्पेयर कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड की बात करते हैं जो कि कॉपर आयोडीज थे। तो कॉपर आयंस एंडोमेट्रियम में जाकर के सेलुलर रिस्पॉन्स को इन्हांस कर देते हैं और स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज करके सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। थर्ड की बात करते हैं जो कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज थे। तो ये क्या करेंगे कि सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि जो स्पर्म है वो सर्विक्स में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम है उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल बना देते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इनएक्सपेंसिव मेथड है और सिंपल मेथड है। इंसर्शन में सिर्फ कुछ मिनट्स ही लगते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक बार अगर इंसर्ट हो गया तो लॉन्ग टाइम तक इफ़ेक्टिव होता है और रिमूवल के बाद फर्टिलिटी भी वापस आ सकती है। जैसे कि बाकी सारे मेथड्स में, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो उसमें सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ भी नहीं होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें पेल्विक इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, यूटराइन परफोरेशन हो सकता है, वजाइनल ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमेन, बैक या फिर थाई में पेन हो सकता है और कभी कभी प्रेगनेंसी का फेलियर या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि आईओडीज़ को यूज़ करने के लिए एक आइडियल कैंडिडेट कैसी होनी चाहिए। तो जो भी फीमेल रेगुलरली फॉलोअप के लिए आ सकें, जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो और जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल होते हैं, उन्हें आईओडीज़ प्रेफर करना चाहिए। जो भी फीमेल आईओडीज़ के टेल यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है उसको चेक करने के लिए विलिंग हो, तो उन्हें एक रेगुलर टाइम पे उसे चेक करना होता है। अगर वो सस्पेक्टेड है कि टेल मिसिंग है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जिन भी फीमेल्स को पेल्विक डिजीज़ का हिस्ट्री ना हो वो लोग प्रेफर कर सकती हैं, और जो भी मोनोगेमस रिलेशनशिप में होती हैं वो लोग आईओडीज़ को यूज़ कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में, जैसे कि अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो नहीं यूज़ करना चाहिए, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रह चुकी है तो भी नहीं करना चाहिए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, वजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अननोन कॉजेज़, मतलब अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं प्रीवियसली तो उन फीमेल्स को ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि अनीमिया हो गया, मेनोरेजिया, पुरुलेंट सर्विकल डिस्चार्ज या फिर यूट्रिन कैविटी डिस्टॉर्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो भी उन फीमेल्स को आईओडीज़ नहीं प्रेफर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ आईओडी इंसर्शन। तो आईओडी प्रेगनेंसी के अलावा किसी भी टाइम में इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम मेंस्ट्रुएशन के दौरान या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 10 दिन के अंदर करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे सर्वाइकल कैनाल थोड़ा सा डायलेटेड होता है, यूट्रस रिलैक्स्ड स्टेज में होता है और एक्सपर्जन के चांसेस भी कम होते हैं। स्पेसिंग मेथड में थर्ड है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इस मेथड में क्या होता है कि हार्मोन का यूज़ करके ओव्यूलेशन को स्टॉप कर दिया जाता है या फिर स्पर्म और ओवम को मिलने के लिए प्रिवेंट कर दिया जाता है। इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं जो कि है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसमें है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स में दोनों हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फॉर एग्जांपल माला एन एंड माला डी। माला एन ईजिली पीएचसी पे फ्री मिलती है और जो माला डी होती है वो मार्केट में लो प्राइस पर अवेलेबल होती है। अब डोज की बात करते हैं। तो पहले
जो 21 डेज़ है वहाँ पे डेली पिल्स को लेना होता है और फिर उसके बाद 7 डेज़ का ब्रेक होता है और इस ब्रेक के टाइम में ही मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर जितने भी टैबलेट्स हैं सब में सेम हार्मोन डोज हो तो उसे मोनोफेजिक पिल कहते हैं और अगर डिफरेंट डोजेस होते हैं तो उसे ट्राईफेजिक पिल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टिन ओनली पिल, जिसे कि मिनी पिल या फिर माइक्रो पिल भी कहते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टिन होता है यानी कि नॉरहेस्टेरोन और लिवोनोजेस्ट्रॉल होता है। ये जनरली उन वुमेन को दी जाती है जिनके लिए कि कंबाइंड पिल सुटेबल नहीं होते हैं, जैसे कि जो भी वुमेन कार्डियोवैस्कुलर के रिस्क पे होती है ये उनको दिया जाता है। थर्ड है पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है जो कि यूजुअली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर ही लिया जाता है। तो इसको यूज़ करने के 4 मेथड्स हो सकते हैं। या तो हम कंबाइंड पिल लें जैसे कि माला एन, तो ये इमीडिएटली डबल डोज में लेना होता है और फिर उसके 12 घंटे के बाद 2 पिल्स अलग लेने होते हैं। दूसरा मेथड में क्या हो सकता है कि हम लिवोनोजेस्ट्रॉल लें यानी कि आई पिल, तो ये 1.5 mg डोज में लेना होता है और 72 आवर्स के अंदर ही लेना होता है। थर्ड मेथड में क्या हो सकता है कि हम डैनाजॉल लें जो कि 400 mg में हर 12 घंटे में लेना होता है। फोर्थ मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि मिफेप्रेस्टोन लें 600 mg विद इन 72 आवर्स। फोर्थ है वंस अ मंथ पिल या फिर लॉन्ग एक्टिंग पिल और फिफ्थ है मेल पिल। तो ये दोनों ही अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, अभी मार्केट में यूज़ नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के मोड ऑफ एक्शन की। तो ये करते क्या है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो जाता है और सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक बना देते हैं। इस वजह से स्पर्म यूट्रस में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। अब इनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में 100% इफेक्टिव है। ये कुछ 6 डिजीजेज होते हैं जिसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ओवेरियन सिस्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पीआईडी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ओवेरियन कैंसर। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू टेक मेथड है जिसमें कि मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर और हिपैटोसेलुलर एडिनोमा के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। बीपी बढ़ जाता है, जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी अल्टर हो जाता है और लैक्टेशन के टाइम पे जो मिल्क की क्वांटिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर वुमेन केवल प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को यूज़ करती हैं तो इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रिजल्ट हो सकती है और ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन और ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किन किन लोगों में है, तो जिन्हें भी कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनाइटल्स है, लिवर डिजीजेज, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी, कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया एंड अनडायग्नोज्ड एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग अगर इन लोगों में होती है तो उन्हें बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। अब स्पेशल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मेडिकल सुपरविजन यानी कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ये यूज़ हो सकता है लेकिन उसमें सुपरविजन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर जो फीमेल है अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज है, स्मोकिंग, माइल्ड हाइपरटेंशन, क्रॉनिक रीनल डिजीज़, एपिलेप्सी, माइग्रेन, नर्सिंग मदर्स इन 6 मंथ्स, डीएम हो सकता है यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस, गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, हिस्ट्री ऑफ इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, एमेनोरिया और एक्सेट्रा, ऐसे और भी डिजीज़ होते हैं तो उसमें सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यानी कि डीपोट फॉर्मुलेशंस। तो इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं और इसका मेन टाइप्स है डीएमपीए एंड नेटेन। सबसे पहले डीएमपीए की बात करते हैं तो डीपो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इसका डोज क्या होगा, तो 150 mg आईएम के फॉर्म में हर 3 महीने पे। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं तो ये 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ़ है, इफेक्टिव है और एक्सेप्टेबल मेथड भी है। इसमें लैक्टेशन को इफेक्ट नहीं करता और पोस्टमार्टम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी ये यूज़फुल होता है और इसमें किसी भी तरह के कार्डियोवास्कुलर और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क भी नहीं होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें वेट गेन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो इरेगुलर हो सकती है, प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी आफ्टर इट्स यूज़ एंड इसकी वजह से हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड चेंजेस, लॉस ऑफ लिबिडो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप है नेटेन यानी कि नॉरहेस्टेरोन इनैंथेट। इसका डोज होता है 200 mg इंजेक्शन के फॉर्म में हर 60 डेज़ पे। जो फर्स्ट इंजेक्शन दिया जाता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर दिया जाता है। इसका मैकेनिज्म भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह ही है, जैसे कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बिल्कुल डीएमपीए की तरह ही है, बस इसमें जो फेलियर रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जैसे कि जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जेनाइटल कैंसर है या फिर अनडायग्नोज्ड एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग है और सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी के केस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है।
डीपोर्ट फॉर्मुलेशन में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है सबडर्मल इम्प्लांट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल नॉट प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं जो कि स्किन के नीचे आर्म में इम्प्लांट किए जाते हैं, जिसमें कि 35 mg लिवोनोजेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये 5 ईयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि पहले तो ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन देता है और दूसरा कि ये रिवर्सिबल मेथड भी है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इसमें माइनर सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी देखने को हमें मिलती है। थर्ड मेथड है वजाइनल रिंग्स। तो इस मेथड में क्या होता है कि एक हार्मोन कंटेनिंग रिंग होता है जो कि हम लोग वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, और ये जो रिंग है वो 3 वीक्स तक वजाइना में ही रहेगा और 4th वीक में हम इसे रिमूव कर देंगे। इसमें जो हार्मोन है वो वजाइनल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड की, यानी कि इस मेथड में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, यानी कि जो यूट्रस के कंटेंट्स हैं उसको हम लोग कर्मन कैनुला या फिर सिरिंज के थ्रू रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है कि इस मेथड में प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स होते हैं, तो उसको हम लोग यूट्रस में अप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस हो जाता है। थर्ड है इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एमटीपी। तो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में एबॉर्शन ड्रग्स के थ्रू ही हो जाता है। मेन ड्रग्स इसमें मिफेप्रिस्टिन और मिज़ोप्रोस्टोल होता है, और ये एमटीपी एक्ट 1971 के अंडर लीगल होता है। अब हम कुछ मिसलेनियस मेथड्स की बात करते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिशनल या फिर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है एब्सटीनेंस। तो इसमें कंप्लीट सेक्सुअल एब्सटीनेंस होता है, और थियोरेटिकली तो ये 100% इफेक्टिव है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सेकंड क्या है, कॉइटस इंटरप्टस। तो इसमें जो मेल होता है वो इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लेता है। इस मेथड का फेलियर रेट भी हाई होता है। थर्ड है सेफ पीरियड मेथड या फिर कैलेंडर मेथड। तो इस मेथड में फर्टाइल पीरियड को अवॉइड किया जाता है और बाकी के पीरियड को सेफ माना जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। तो इसका प्रिंसिपल भी कैलेंडर मेथड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वुमेन जो होती है अपनी बॉडी को रिकॉग्नाइज करती हैं, उनकी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो भी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, उन पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो उस टाइम पे एक फीमेल की बॉडी का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्लाइट इंक्रीज़ होता है, फ्रॉम 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस का उसमें राइज देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे जो फीमेल है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व ना हो। सेकंड क्या है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर ओव्यूलेशन मेथड। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो उस टाइम पर जो सर्वाइकल म्यूकस है वो वाटरी, क्लियर, स्मूथ, स्लिपरी और प्रोफ्यूज होता है। और वही अगर ओव्यूलेशन का टाइम चला जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, उसी तरह से जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक होने लगता है और क्वांटिटी में भी कम होने लगता है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि उस टाइम पे अगर वो सेक्स में इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक तरह से सेफ पीरियड माना जाता है। थर्ड मेथड है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस और कैलेंडर मेथड, इन तीनों का ही ध्यान रखा जाता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ मेथड की बात करते हैं जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग मेथड। तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे पोस्टमार्टम इमेनोरिया होता है, यानी कि इस टाइम पे जो होता है प्रेगनेंसी का रिस्क टेम्परेरी टाइम के लिए रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, इस वजह से ध्यान रखना होता है। सिक्स मेथड है बर्थ कंट्रोल वैक्सीन। तो ये अभी अंडर रिसर्च चल रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन यानी कि वैसेक्टोमी की। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि जो वास डिफरेंस है उसका 1 सेंटीमीटर पोर्शन हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं, और उसके बाद जो दोनों एंड्स हैं उसको हम लोग अपोजिट फेस करके यानी कि फोल्ड करके फिर उसके बाद उसको लाइगेट कर देंगे और सील कर देते हैं। इससे जो स्पर्म होते हैं वो सीमेन में नहीं आता, और जो स्पर्म इकट्ठा हो रहा है वो भी बाद में फेगोसाइटोसिस की मदद से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें जो सेक्शुअल पावर है वो इफेक्ट नहीं होता, साथ ही साथ ये एक तरह का सिंपल, फास्टर और लेस एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें डिसएडवांटेजेस या फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें पेन, स्क्रॉटल हीमाटोमा या फिर लोकल इन्फेक्शन भी देख ही सकते हैं, स्वेलिंग भी देख सकते हैं हम, स्पॉन्टेनियस रिकेनलाइजेशन भी देखने को मिलता है इन 0 to 6% पर्सन्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पर्म इन 2% पर्सन्स, साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिकल डिमिनिशन जैसे कि सेक्शुअल विगर वो कम हो जाती है, इम्पोर्टेंसी, हेडेक, फटीग, ये सब भी देखने को मिलता है। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन यानी कि ट्यूबिक्टोमी। तो इसमें 3 मेथड होते हैं, एब्डोमिनल ट्यूबिक्टोमी, मिनी लेप्रोटोमी और लेप्रोस्कोपी। तो एब्डोमिनल ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है कि जो फलोपियन ट्यूब है उसका हम लोग एक पार्ट कट कर देंगे और उसको लाइगेट कर देंगे, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा और स्पर्म और ओवम इन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी।
ये जो है यूजुअली सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे किया जाता है। सेकंड है मिनी लेप्रोटॉमी। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि एब्डोमेन के लोअर पार्ट में लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर का एक सर्जिकल कट हम लोग लगाते हैं, इंसीजन लगाते हैं, और इस छोटे से इंसीजन के थ्रू ही डॉक्टर फलोपियन ट्यूब्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें कट कर देते हैं। अब थर्ड क्या होता है, लैप्रोस्कोपी। तो ये भी एक तरह का सर्जिकल मेथड ही है। इसमें क्या होता है कि एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें कि कैमरा और लाइट लगी होती है, जिससे डॉक्टर एब्डोमेन के अंदर के ऑर्गन्स को क्लियरली देख सकते हैं। और इस प्रोसीजर में भी एब्डोमेन में छोटा सा पंक्चर या इंसिजन बनाया जाता है और उसमें से लैप्रोस्कोपी इंसर्ट कर दिया जाता है और कैमरे की हेल्प से फलोपियन ट्यूब को लोकेट करके क्लिप्स, रिंग्स या फिर कॉटराइजेशन के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यहीं पे एंड होता है ये चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में और अपने जूनियर्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।